इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हम के एस सी 100 इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर माड़ी पेट्रोलियम को थोड़ा डिस्कस करेंगे। गो के माड़ी पेट्रोलियम के ऊपर तो यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप लोगों को ज़्यादा डाटा उधर से मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी सी या अपने नाकिस इल्म के मुताबिक अगर कुछ माड़ी के हवाले से डाटा शेयर कर पाया तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आखिर में जब वीडियो को क्लोज़ करूँगा तो अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। 100 इंडेक्स 1,14,880 पर क्लोज़ हुआ 842.69 पॉइंट्स की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.74। दिन के अंदर हाई लगाया 1,15,779 का और लो लगाया 1,14,383 का और अपसाइड पर क्लोजिंग दी। वॉल्यूम 28 करोड़ का तकरीबन जनरेट हुआ। अगर थोड़ी सी वीडियो आज लंबी हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत कर लेता हूँ, और अगर कोई इसको प्लेबैक स्पीड को बढ़ाकर देखना चाहे तो ज़रूर दिख सकता है। अपर कैप के अंदर सिर्फ एक लोड्स कंपनी है जो थोड़ी बहुत बेहतर नज़र आ रही है, जबकि लोअर लॉक के अंदर या लोअर कैप के अंदर कुछ नहीं है। चलते हैं दोबारा इसके होम बटन के अंदर और वहाँ पर हम देखते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे। तो सिनर्जी, SSGC और फिर WTL, सर्ल, फौजी सीमेंट, सिटी फार्मा, वेव्स, मेपल लीफ सीमेंट और हस्कोल। जबकि एडवांसर्स के अंदर आप लोगों के सामने हैं, कुछ इतना ख़ास नहीं है सिवाय SSGC के और एक लोड्स के, जबकि ये डिक्लाइनर्स हैं आपके सामने। डिक्लाइनर्स में फ्लाइंग सीमेंट भी है, बैंक मुकरमा भी है। तो चलते हैं इसके ज़रा चार्ट को देख लेते हैं, फिर माड़ी की तरफ आते हैं। इसके चार्ट को थोड़ा सा रीजनरेट किया और इस तरह मैंने रखा हुआ था कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने डेली के चैनल के टॉप को यहाँ पर टेस्ट किया 116,830 के आसपास 17 दिसंबर को, और उसके बाद फिर आया नीचे 1.5 से वापस पलटा। फिर इसने हाई लगाया मंथली और वीकली के चैनल के टॉप को 18,590 के आसपास, और फिर इसने लो लगाया यहाँ पर, और उसके बाद से फिर इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। अब ये डेली के चैनल के बॉटम से उठा है। तो इसी सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसने जो मंथ की रेजिस्टेंस थी 1,14,672 उसको क्रॉस करके 880 पर क्लोजिंग दी। रिजल्ट सीज़न है और कुछ सेक्टर का जिस तरह बैंकिंग सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर का साल क्लोज हुआ हुआ है, और ज़्यादातर सेक्टर्स का हाफ ईयर का रिज़ल्ट आना है यानी सेकंड क्वार्टर का। तो उसके अलावा मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी है, और एक्सपर्ट्स के तज्ज़िये के मुताबिक उम्मीद है कि काइबर 1% और कम हो सकता है। तो अगर कम होता है तो उसका इम्पेक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले पूरे साल में जो काइबर है 22% से डाउन होता होता आ रहा है, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मनी मार्केट के अंदर जो पैसा था लोगों ने वहाँ से निकाल कर तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। तभी उनके जो शेयर्स के अंदर है आपको कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही होगी बैंकिंग सेक्टर के शेयर के अंदर, और मार्कअप कम होने से लोग जो स्टॉक मार्केट फ़ंड है, जो म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट फ़ंड है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न के अंदर लाजमन मार्केट परफॉर्म करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी अगर अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस कर देती है, कम कर देती है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंडेक्स को अगर हम देखें तो पहली रेजिस्टेंस मेरे मुताबिक 1,1579 की है, फिर उसके बाद सेकंड 1,15,445 की है जिसको इसने ब्रेक भी किया, और थर्ड 1,15,950 की है। उसके बाद इसको जो सामना होगा 1,16,235.40 के रेजिस्टेंस का सामना होगा। अगर इसने ये तीनों चारों रेजिस्टेंस क्रॉस कर दी कल के दिन यानी मंडे वाले दिन, तो ये एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाने में कामयाब हो जाएगा कि SC 100 इंडेक्स। जबकि सपोर्ट इसके पास पहले ये वीकली की है 1,14,672 की,
दूसरी फिर 1.14 180 की है और फाइनली 1.13 702 की सपोर्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं और जिस तरीके से ये वापस पलटा है, उम्मीद है कि एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाने में ये कामयाब हो जाएगा। अब चलते हैं जी माड़ी एनर्जीज़ की तरफ। 584 रुपये 59 पैसे पर क्लोज हुआ, -10 रुपये 66 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.79। दिन के अंदर 580 रुपये का लो लगाया और हाई 601 रुपये 98 पैसे का, और ओपन हुआ था 601 रुपये 98 पैसे से। उसी के तक इसने हाई भी अपना लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 14,59,676 का वॉल्यूम लगा। और जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, बोर्ड मीटिंग ये अपनी अनाउंस कर चुके हुए हैं, जो कि मंडे वाले दिन 27 जनवरी को शेड्यूल्ड है। और 23 जनवरी को एक फॉल्स न्यूज़ थी कि माड़ी एनर्जीज़ के प्लांट में आग लग गई है, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो ख़बरें हैं वो बेबुनियाद हैं और इस खबर के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ और वहीं पर थोड़ी सी इसकी आज डिटेल को मज़ीद एक्सपेंड करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हर इंसान इसकी वीडियो बना रहा है और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ आज सा इस मार्केट का। तो इसको अगर देखें तो इसकी पी रेशो 1.01 है, जो कि सेक्टर की पी रेशो 2.21 से कदरे बेहतर है, 50% डाउन पे है। ये अपने पिवट पॉइंट 588 रुपये 86 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग दी 584 रुपये 59 पैसे पर। पहली सपोर्ट 575 रुपये 74 पैसे पर है और दूसरी 566 रुपये 88 पैसे पर। पहली रेजिस्टेंस 597 रुपये 72 पैसे की और दूसरी 610 रुपये 84 पैसे की है। तो इसके टेक्निकल्स को देख लेते हैं और चार्ट्स को, और फिर वापस आते हैं इसकी थोड़ा ये ओवरव्यू, प्रोफाइल, फाइनेंशियल, न्यूज़, अनाउंसमेंट, रिसर्च, इन सारे बटन्स को देखते हैं आज। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई न्यूट्रल है जी, स्टॉक हेस्टिक जो है ओवरसोल्ड पोजीशन में है और मैकडी बेरिश ट्रेंड में है, यानी इस वक्त अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अच्छी पोजीशन पे ये मौजूद है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं है। पे आउट हिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि इसने आखिरी दफ़ा जो कैश डिविडेंड दिया था साल का 134 रुपये का था और बोनस शेयर 800% थे। तो जनवरी में इसने 98 रुपये का कैश डिविडेंड दिया था, जनवरी 24 में, जनवरी 23 में 89 रुपये का और जनवरी 22 में 62 रुपये का। और अब चूँकि इसके जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स, वो मैं थोड़ी सा आप लोगों को अगर पहले से ही दिखा दूँ कि 1,20,06,22,500 हैं, जबकि ये शेयर्स 8 अगस्त 2024 को जब इन्होंने अपना साल का रिज़ल्ट अनाउंस किया था, पौने 13 करोड़ के आसपास थे। और उस वक्त की मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उस वक्त इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो मेरा ख्याल है 458 कुछ इस तरह करके थी, और अभी आप देख सकते हैं कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इन तीन सिफरों को आप साथ मिलाएं, 7 खरब और 18 करोड़ 71 लाख इस तरह करके इनकी, यानी 7 खरब है। और उस मोटी फिगर अगर ले लें, जबकि उस वक्त 4 से 5 खरब के आसपास थी, तो 2 खरब यानी 200 अरब इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो बड़ी है। यानी इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का इनके ऊपर इतमाद है, तो तभी 4 खरब से 7 खरब तक ये पहुंच चुके हैं। तो ये तो सिर्फ इसके शेयर्स के हवाले से था। बाकी टेक्निकल और पे आउट मैंने बताया इसके चार्ट्स को देख के, तो वापस इसकी थोड़ी सी डिटेल करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको समझा पाया। मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देख के तो येलो की डायरेक्शन नीचे है, रेड ये 7 दिन की बुनियाद पर है, या मेरा ख्याल 15 दिन की बुनियाद पर है। एक दफ़ा मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा। 14, 21 और 35 ये 14 दिन की बुनियाद पर है, और ये 21 दिन की, और ये ब्लू 35 दिन की। अच्छा, अगर हम इसको चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको 7 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जी 14, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और इसको कर लेते हैं 21, तो फिर ये क्या दिखाता है? तो इसमें भी अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है।
तो येलो की डायरेक्शन नीचे है, रेड जैसे बॉटम की तरफ आ रहा है और ब्लू राइट साइड पर टर्न हो चुका है और बुलिंगर बैंड के ये सेंटर में है। जब तक ये बुलिंगर बैंड को क्रॉस नहीं करता, यानी यूं समझ लें रफली ये 760 का लेवल क्रॉस नहीं करता बुलिंगर बैंड के हिसाब से, उस वक्त तक ये थोड़ा प्रेशर में रहेगा। लेकिन अगर जिस तरह इनके मंडे वाले दिन बोर्ड मीटिंग है, ये रिज़ल्ट अच्छा अनाउंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आने में कामयाब हो सकता है। और ये अपनी मेजर सपोर्ट 574 पे 75 पैसे पर मौजूद है, जहां पर डेली के चैनल का बॉटम भी है और काफ़ी टाइम से ये सेलिंग प्रेशर का या पैनिक सेलिंग का शिकार है। अब इसका जो पहली इसको रेजिस्टेंस का सामना है, अगर शॉर्ट उसमें देखें तो 594 595 बनती है और दूसरी 610 बनती है। और अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो पहली जो है मेरी 610 है, फिर 629.68, फिर 648.7 की है। और अगर ये मंडे वाले दिन अपर कैप की पोजीशन में आ जाता है तो 58 का तकरीबन इसमें इंक्रीमेंट आएगा या इंक्रीज़ आएगा। तो 58 को अगर राउंड करके 60 कर लें तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन 640। तो इसके आसपास ही ये अपर कैप की पोजीशन में आ पाएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहली तो मेजर सपोर्ट इसकी यही है। उसके बाद अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 564.97 को और फिर अल्टीमेटली 558.41 को, क्योंकि आजकल लोग माड़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डाउन की सपोर्ट नहीं बताता आप लोगों को। तो अब देख लेते हैं ज़रा हम इसकी डिटेल्स को, जिसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा था। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये क्वार्टरली बेसिस पर है और ये एनुअल बेसिस पर है। चूँकि ये एनुअल होगा तो 2024 आएगा और क्वार्टर देखें तो ये फर्स्ट क्वार्टर का है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो इसकी फर्स्ट क्वार्टर 2025 के अंदर रही वो -25.17 रही। सेल्स इनकी जो रही वो इतनी रही और सेल्स ग्रोथ इनकी परसेंटेज जो है वो बेहतर है 13.71 और अर्निंग जो इनकी आई थी वो 15.99 थी। तो अब अगर सिर्फ अर्निंग की ही बात करें तो मेरी जो परसेप्शन है उसके मुताबिक इनकी अर्निंग आलमोस्ट मतलब 16 से मुझे बेहतर लग रही है। और टोटल लायबिलिटी इनकी ये है, टोटल इक्विटी इतनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी इतनी है और टोटल जो डेप्ट है इनके ऊपर जो कर्जा है वो इतना है। ईपीएस अच्छी आने की उम्मीद है मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक। तो देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो इनकी जो ईपीएस है वो क्या देता है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता उस वक्त तक तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। यहाँ पर अगर हम इसको किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। चलें अगर इसको सिर्फ पाकिस्तान ऑयल फील्ड के साथ ही देख लें तो आपको ये चार्ट के फॉर्म में दिखा रहा है, तो उससे तो काफ़ी बेहतर लग रहा है पीओएल से। तो अब चलते हैं ज़रा इसकी प्रोफाइल की तरफ। तो ये इसका प्रोफाइल है। अथराइज्ड कैपिटल इसका इतना है, पेड अप कैपिटल इनका इतना है, इशूड जो शेयर है वो 1 अरब 20 करोड़, फ्री फ्लोट इनका ये मौजूद है जो कि 20% है और ये इसकी पार वैल्यू पर शेयर है। इसी तरीके से जो शेयर होल्डिंग है डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की 0 है, एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग की जो है 60% है, एनआईटी और आईसीबी 2.36 है, बैंक डेवलपमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 1.34 है, इंश्योरेंस कंपनीज की 3.61 है, म्यूचुअल फंड्स की 5.69 है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, मुदारबाज की 0.01 है। इसके अलावा लोकल्स की 4.71 है, फिर अदर्स में 21.54 है, पेंशन फंड्स की प्रोविडेंट फंड्स की 0.72 है। तो ये इनकी हो गई जी प्रोफाइल। अब परफॉर्मेंस में अगर हम देखें, मैंने इसीलिए मुनासिब समझा कि इसको मैं करूं बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर कोई और चीज़ को लेके आऊं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वार्टरली बेसिस पर होता था वो मैं देखता हूँ अगर मुझे नज़र आ जाता है।
अच्छा वो इधर है। इसकी जो प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ, TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स के अंदर जो कंजेक्टिव इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रॉस प्रॉफिट इनका पहले की निस्बत बेहतर हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी थोड़ा कम है, इसी तरह प्री टैक्स मार्जिन थोड़ा सा कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका बड़ा है, और अदर ऑपरेटिंग इनकम इनकी 0.18 सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.36 थोड़ी सी कम है, 0.19 है, और रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी इनका कम हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टर्स के हवाले से देखिए, डिविडेंड पर शेयर ये प्रीवियस उसका है, डिविडेंड यील्ड भी प्रीवियस है, डिविडेंड कवर भी इनका 2.5 पर है, और रिटेंशन रेशो ये मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स हेल्ड बैक बाय द कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन, और इसी तरह जो डिविडेंड कवर है नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी इज़ केपेबल ऑफ पेइंग आउट डिविडेंड फ्रॉम इट्स प्रॉफिट फॉर दैट टाइम, ठीक है, और पे आउट रेशो इनकी उतनी ही है। अब वैल्यूएशन इसकी जो चल रही है नंबर ऑफ शेयर्स के हवाले से, सेल्स पर शेयर या आप देख सकते हैं, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर इनकी ये वाली है, और अर्निंग पर शेयर ये इनकी प्रीवियस ईयर की है 12 मंथ्स के हवाले से। तो अभी चूंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स इनके बढ़ गए हैं तो उस हवाले से अभी देखना ये होगा कि क्या डाटा शो करते हैं। तो ये इसका डाटा है सारा। अगर कोई इसको डिटेल मज़ीद कहेगा, कमेंट करेगा, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद भी कर लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लोग इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं किया। अच्छा जी, ये अब जो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट भी इनकी मिल जाएगी आपको अगर देखना चाहेंगे तो, और उसमें भी क्वार्टरली भी है, एनुअल भी है। तो इनकम स्टेटमेंट को अगर हम देखें, इसके अंदर भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स है और बाकी है, एनुअल के ऊपर जाएंगे तो वो भी मौजूद है, क्वार्टरली के ऊपर आएंगे तो वो भी मौजूद है। अगर हम सिर्फ बाकी सबको छोड़ दें, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो वैसे नॉर्मली ये कहते हैं कि माजी की बुनियाद पर फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है, तो हमारा जो है माजी पूरे बहुत बड़े माजी की तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि अगर मैं बहुत पीछे जाता हूँ 24 के और 23 के, तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि सर जी उस वक्त तो इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स कम थे, अर्निंग बहुत अच्छी थी, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर 25 को ही देख लेते हैं। इसके अंदर इनकी सेल्स अगर हम देखें, क्वार्टर जो 4 था 2024 का, और चलें सॉरी 2024 का क्वार्टर फर्स्ट था, उसके निस्बत इनकी सेल आप देख सकते हैं कि फ़िगर कम है। ये अगर देखें तो 4,82,05,730, और ये 4,52,97,231, यानी सेल्स कम हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 55 के अंदर है, और यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट 24 वो 59 की फिगर में है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका क्वार्टर 24 के निस्बत कम लग रहा है, ठीक है। प्रॉफिट, अच्छा इस चीज़ को आप माइनस में मत कंसिडर कीजिएगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो मतलब अगर इसको फर्ज करें 4,22,15,094, और यहाँ पर 3 करोड़, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो 13 करोड़ के आसपास थे। अभी नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 अरब 20 करोड़ हैं। तो अगर उस स्पेक्ट्रम में आप इसको देखेंगे तो, या उस सिनेरियो में देखेंगे, तो फिर ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ये 42 लाख है तो ये 39 लाख के आसपास, सॉरी 4,22,00,000 है तो ये 3,97,00,000 है, तो उस हिसाब से बेहतर है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखें, उस वक्त ये 76,17,000 और अभी 80 लाख, ठीक है। इसी तरह एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग एक्सपेंडिचर उस वक्त काफ़ी कम थे, अब ज़्यादा हैं। अदर चार्जेस में थोड़ा सा फ़र्क है, और अदर इनकम वो पहले की निस्बत इनकम इनकी ज़्यादा थी, अभी यहाँ पर कम है। और इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त इनका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा ज़्यादा था, अभी कम है। और ये फाइनेंस इनकम है इनकी, इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट है। शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट वो इनका कम हुआ है, पहले इनका ज़्यादा था। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ये है, उस वक्त इनका इतना था और टैक्सेशन इनकी इतनी है, और
उस वक्त टैक्सेशन ज़्यादा थी। अब ईपीएस अगर आप उस वक्त देखें, अब ये देखें, ये असल चीज़ ये है, फर्स्ट क्वार्टर 2024 की ईपीएस देखें तो 15.94 है, जबकि यहाँ पर ईपीएस 15.99 है। इस पॉइंट को आप लोगों को नोट करना चाहिए। बाकी अगर आप नहीं भी नोट करते कि देखिए उस वक्त 13.13 करोड़ शेयर थे तो ईपीएस 15.94 थी, और अभी 1 अरब 20 करोड़ शेयर हैं तो 15.99 है। तो मेरे तमाम देखने वाले जो व्यूवर्स हजरात हैं, आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। मेरा तो नाकिस इल्म है कि 13 करोड़ शेयर के हिसाब से ईपीएस ये, और 1.25 अरब के हिसाब से इतनी, तो ये बहुत अच्छी ईपीएस है। अगर आप इसका मवाजना इस ईपीएस के साथ करेंगे जब नंबर ऑफ़ शेयर्स कम थे, 13 करोड़ थे, अभी 800 गुना नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद इनकी जो ईपीएस है वो 5 पैसे ज़्यादा है या एटलीस्ट उसी के आसपास है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, अगर आप ये जो इसका सेकंड क्वार्टर था 2024 का, इनकी अर्निंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या उस वक्त ऐसा क्या हो गया था कि इनकी अर्निंग ईपीएस जो है, जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर इतनी आई? ठीक है, मतलब सेकंड क्वार्टर का ये दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और थर्ड क्वार्टर के अंदर आप देखें 105, तो अब इनका ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। अगर सेकंड क्वार्टर के अंदर इनकी ईपीएस अर्निंग अच्छी आ जाती है, और मेरे हिसाब से मेरी परसेप्शन कहती है कि अच्छी आ सकती है। क्यों? उस वक्त इनके पास जो इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि 17 साल के ऑयल एंड गैस के रिजर्व थे या नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो इन्होंने नहीं बताया था। उस वक्त इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि हमारे पास 5 साल के ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस है फर्स्ट क्वार्टर 2024 में। उस वक्त इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि रिको दिक गोल्ड माइनिंग के अंदर हमारे 3 लाइसेंस हैं माइनिंग के। उस वक्त इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करने जा रहे हैं। उस वक्त इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि हमने कोई सुल्तान माइनिंग कंपनी में 5% स्टेक लेने के लिए एग्रीमेंट हम कर रहे हैं और अप्रूवल स्टेज पर है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि ये वाली ईपीएस इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने सारी चीज़ें आपको गिनवाई हैं, ये सारी चीज़ें इस क्वार्टर 24 में नहीं थी। अब इस क्वार्टर 25 के अंदर इन्होंने उसको डिक्लेयर किया है, यानी एक्स होने के बाद एक्स होने के टाइम पर डिक्लेयर किया था अपनी रिपोर्ट के अंदर, 8 अगस्त की रिपोर्ट के अंदर जब इन्होंने सालाना रिजल्ट अनाउंस किया। तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छी ईपीएस अनाउंस करेंगे। और ईपीएस अच्छी होना, अगर ये कैश डिविडेंड नहीं भी देते, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 25 रुपये, कोई 70 रुपये, कोई 50 रुपये, बहुत सारे लोगों की परसेप्शन आ रही है, दे सकते हैं। मैं भी अपनी काफ़ी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि 15 से 25 रुपये का ये कैश डिविडेंड दे सकते हैं, अगर इन्होंने ईपीएस बहुत अच्छी दे दी, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी दी है। तो मेरा ये मानना है कि ये कैश डिविडेंड इससे भी अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था। बाकी टेक्निकल्स में आपको दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और इसी तरीके से इनके जो न्यूज़ हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5% स्टेक हासिल करने जा रहे हैं कोई सुल्तान माइनिंग कंपनी में। ठीक है, और इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं तो फ़िलहाल उसका भी कुछ नहीं है, और रिसर्च में भी अभी फ़िलहाल इसका कुछ नहीं। कारपोरेट एक ब्रीफिंग सेशन था जो उन्होंने अक्टूबर में दिया था, इसको मैंने खुद नहीं शामिल किया, बहुत लंबा था, और ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। अगर मैं इसको कोट करता हूँ तो कोई देखने वाला कह सकता है कि सर जी आपने तो पुराना डाटा सारा कोट कर दिया। तो इसलिए ये मेरी एक नाकिस इल्म के मुताबिक एक डिटेल थी जो तजिया मैं करना चाह रहा था और आप लोगों के साथ शेयर किया। गो के इसके अंदर मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, डायरेक्ट स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके आप लोगों से डाटा शेयर कर रहा हूं, और उम्मीद है कि मेरा ये काम, मेरा ये तजिया और ये मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।